तेल बरामद करने वाले ग्रुप में दरार। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती वज़ीर तवानाई सुहेल अल माज़रोई ने कहा, फैसला 1 मई से नाफिज़ुल अमल होगा। इक़दाम से यूएई को शराकतदारों और सरमायाकारों के साथ ज़्यादा लचकदार अंदाज में ताउन करने का मौका मिलेगा। मुस्तक़बिल में आलमी मंडी में खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत, कुदरती गैस और तवानाई के दीगर शोबों की तलब को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमाराती क़यादत की जानिब से इतने बड़े फैसले की वजह ईरानी हमलों पर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम न करना है। यूएई की ओपेक से अलहदगी के बायस तेल की आलमी मार्केट पर मज़ीद गहरे असरात पड़ सकते हैं। यूएई के अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत, रूस और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक भी आलमी तंजीम रुकन है। उधर सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने मई के आखिर तक एलपीजी की तरसील मुअत्तल कर दी। वजह जायमा एलपीजी फैसिलिटी ताहाल फाल न होना है। बरामदात की मुअत्तली से आलमी मंडी में एलपीजी की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। अब नए हॉर्मोज की बंदिश से आलमी मार्केट में तेल मुसलसल महंगा होने लगा। बरतानवी खाम तेल मजीद $3.5 बढ़कर $112 फी बैरल के करीब पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $100 फी बैरल से तजावुज $101 फी बैरल तक सौदे होने लगे। यूएई का मर्बन क्रूड भी $3.5 इजाफे से $107 का हो गया। एशिया स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में मंदी रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,68,412 पर बंद हुआ। चीन, जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में भी मामूली कमी आई। ईरान ने हमें बताया कि वो तबाह हो चुका है और इंतहाई बहरान की हालत में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि ईरान की नई तजावीज़ में अपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना शामिल है। ईरान चाहता है अमरीका जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना हॉर्मज़ खोले। ईरानी अवाम अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे। अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ताज़ा तरीन ईरानी तजावीज़ से नाखुश हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वाज़ेह बात नहीं की, जो ट्रंप इंतज़ामिया के शुकों को शुबहात को बढ़ाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाई कोर्ट भेजने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने फैसला अक्सरियती राय से किया। तबादलों की तजावीज़ आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A के तहत ज़ेर बहस आईं। एलामिया के मुताबिक जजेस के तबादलों से खाली नशिस्तें सिर्फ ट्रांसफर के जरिए ही पुर की जाएंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तबादले के लिए 5 जजेस के नाम दिए। इजलास के दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादुम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट में 12वें नंबर पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर थीं। सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं आज प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और बड़ा सीरियसली उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बट मैं इब्तिदा में जजेस को कमीशन से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये हाई टाइम्स है। पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज का बगैर रजामंदी दूसरी हाई कोर्ट तबादला नहीं हुआ। ऐसे तबादला करना अदलिया पर कदगन है। इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखे मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर बोले, जजेस ट्रांसफ़र से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जजेस के ट्रांसफ़र की ठोस वजूहात होनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने तबादले से मुतालिक लिखे गए ख़त में दुरुस्त मुतालबा किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने तबादले की सिफारिश आने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। ट्रांसफर मामले पर खुद को ज़ाती तौर पर सुनने और अपना मौक़िफ़ पेश करने की इस्तदा की गई थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आर्टिकल 200 के तहत कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए।
چیف جسٹس پاکستان نے ججز کے تبادلے سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی. اجلاس اکثریتی ارکان کی ریکوزیشن پر بلایا گیا. پی ٹی اے ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیراعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں طلب دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیراعظم پیش ہوں. وزیراعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی. سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت پیش ہوں. ایک ریٹائرڈ جج ٹریبیونل کے ممبر تعینات ہوئے. ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی ٹریبیونل میں. عدالت نے سماعت کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا. سعودی عرب کے شہر جدہ میں خلیج تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. بحرین کے بادشاہ، کویت کے ولی عہد اور قطر کے امیر سمیت خطے کی اعلیٰ حکام شریک. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے. سفارتی ذرائع کے مطابق جدہ سمٹ میں توانائی کی عالمی سپلائی اور سمندری حدود کے تحفظ پر اہم فیصلے متوقع ہیں. ایرانی وزارت دفاع نے امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامت قرار دے دیا. کہا ایران نے دشمن کو شکست دے دی. امریکہ جلد اپنے غیر قانونی مطالبات سے دستبردار ہوگا. واشنگٹن اب اپنی پالیسیز آزاد ممالک پر مسلط نہیں کر سکتا. ایران اپنا تجربہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر ارکان کے ساتھ بانٹنے کے لیے بھی تیار ہے. ایرانی سفیر رضا میر مقدم کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستانی سفارتکاروں کو شاندار خراج تحسین. کہا کہ پاکستانی سفارتکار بین الاقوامی امن کے حقیقی معمار ہیں. مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستانی سفارتکاروں کا کردار کلیدی رہا. سفارتکاری وہ خاموش محنت ہے جو امن کی منزل کو ممکن بناتی ہے. ایرانی سفیر نے پاکستانی وزارت خارجہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. اسرائیل کے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. 24 گھنٹے میں مزید 14 افراد شہید، 51 زخمی. نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل کا حزب اللہ کے اہلکاروں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2500 سے زائد افراد شہید اور 7500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیلی حملوں کے خلاف حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا سخت رد عمل. کہا کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے خطے میں دوبارہ کشیدگی بڑھ گئی ہے.